अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज जो है 11 बी जो है इसमें हमने इनलार्जमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि फिगर ने जो है किस तरह इनलार्ज होना है। और लेकिन इससे पहले हमने ना दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, रेलेवेंट पॉइंट हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक हम आपको पता होना चाहिए स्केल फैक्टर और दूसरा इन्वेरिएंट। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें भी हमें ये दो पॉइंट जो है बहुत अहम होते हैं। इन्हीं की बुनियाद पर हम बहुत सारा जो कैलकुलेशन है वो कर रहे होते हैं, यानी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। स्केल फैक्टर का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें कि वो स्केल फैक्टर को मैं स्केल फैक्टर को एस और एफ अगर लिख दूं, अगर मेरे पास स्केल फैक्टर वो कहते हैं कि जी 2 है, तो स्केल फैक्टर 2 का क्या मतलब होगा या स्केल फैक्टर का क्या मतलब होगा। अब इसका मतलब ये है कि जितना ये स्केल दिया हुआ है, जैसे कि फर्ज करें मेरे पास एक लाइन है, ये 3 है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर 2 का मतलब है कि ये जितनी लाइन की लेंथ है ये डबल हो जाएगी, यानी स्केल फैक्टर के ये जो फिगर है उसने जो इनलार्ज होना है, यानी साइज में बड़ा होना है या छोटा होना है, ठीक है। तो उसका छोटा और बड़ा होने का क्या साइज होगा, यानी किस रेशो से कोई फिगर बढ़ेगी और किस रेशो से कोई फिगर छोटी होगी, उसको स्केल फैक्टर कहते हैं। कि आपने कितनी लेंथ जो साइड्स हैं उनको बढ़ाना है, किस पॉइंट को या किस लेंथ को कितना बढ़ाना है, वो हमें स्केल फैक्टर बताता है कि फिगर के साइज में हमने कितना चेंज लाना है, उसे कितना बढ़ाना है, वो हमें स्केल फैक्टर बताते हैं। स्केल फैक्टर की हेल्प से होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कोई फिगर जो है वो बड़ी भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, और वो छोटी यानी रिड्यूस भी हो सकती है। बड़ी फिगर को छोटा भी हम चेंज करते हैं। इनवेरिएंट पॉइंट की बात करें तो इनवेरिएंट पॉइंट वो पॉइंट होता है जो तब चेंज नहीं होता, यानी इनलार्जमेंट में या समटाइम रोटेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो मूव नहीं करता। उसके एक किस्म का फोकस पॉइंट कह सकते हैं कि उस पर कोई भी चीज़ रोटेट करेगी या इनलार्ज होगी। फर्ज किया कि ये पॉइंट ए हमें क्या करूँगा, ये मेरा इनवेरिएंट है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट तो अपनी जगह से नहीं हटेगा। हो सकता है जो सी है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, और बी जो है वो यहाँ पर आ जाए, तो ये कुछ इस शेप की बन जाएगी, यूं बन जाएगी शेप, यानी कि, और इसको हम ऐसे जोड़ देंगे तो ये हमारे पास यानी कि ऐसे हुआ, और ये हमारे पास एक नई ट्राइंगल बन गई जो कि इनलार्ज होगी। ए बी सी से ए पी क्यू में जब चेंज होगी, ए पी क्यू में, तो अब आप देख सकते हैं कि जो बी था वो पी में चेंज हो गया, सी जो है वो क्यू में चेंज हो गया। तो सिर्फ ये वाली जो साइड है, यानी ये पॉइंट मूव हुआ और ये पॉइंट मूव हुआ, ये तो पॉइंट मूव ही नहीं हुआ। तो जो पॉइंट मूव नहीं हुआ वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इनवेरिएंट। तो चलिए, ये तो हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट था हमने उसको डिस्कस किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी देखें क्वेश्चन नंबर जो 2 से हम स्टार्ट करने लगे लेक्चर। अब कह रहे हैं कि ड्रा ऑन ग्राफ पेपर द ट्राइंगल एबीसी, कि एक आपने ट्राइंगल बनानी है एबीसी, कहाँ पर, ग्राफ पेपर के ऊपर, विद वर्टिसेस ए बी सी, के उसके जो वर्टिसेस हैं ए बी सी, मैं आपको बताता हूँ वर्टिसेस भी क्या होते हैं, ए बी सी, यानी उनमें ये वैल्यू होगी। फिर कह रहा है कि इन लार्ज एबीसी, ये जो ट्राइंगल आप इन 3 वर्टिसेस की हेल्प से बनाओगे उसको इनलार्ज करना है, कहाँ पे, विद द ओरिजिन एज द पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट। कह रहा है कि जो उसका ओरिजिन होगा ना वो उसका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट होगा। तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिन होगा एक किस्म का इन्वेरिएंट होगा। दूसरा क्या है कि स्केल फैक्टर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक, अब ये 2 है, तो जब इसका स्केल फैक्टर 2 है तो 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, यानी ए जब ए बी सी, जब ए बी सी में चेंज होगी, यानी ए डैश बी डैश सी डैश आप कहेंगे हम उसे, उसमें तब्दील होगी, तो होगा ये कि ये जो 2 है ये 4 में चेंज हो जाएगा, और 1 जो है वो 2 में चेंज होगा, यानी डबल डबल होता जाएगा। यानी जैसे 2 है तो ये 4 में हो जाएगा, 5 है तो 10 में हो जाएगा, 4 है तो ये 8 में हो जाएगा, 2 है तो ये 4 में चेंज हो जाएगा। तो स्केल फैक्टर का ये मतलब है कि वो डबल हमने करना है। तो अभी क्योंकि जो ए बी सी है वो मैंने ड्रा की हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसी को मैंने इनलार्ज करना है, तो यानी कि टाइम बचाने के लिए ये मैंने बनाई, और मैं कैसे बनाई ये भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी में आप, जैसे मैं बता रहा था कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि स्केल फैक्टर किस बला का नाम है। ये देखिए ना, क्या है, स्केल फैक्टर 2 की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो बाद में, पहले हम इसको बना लेना। सॉरी, वर्टिस पहले मैं बताऊंगा आपको वर्टिसेस क्या होते हैं। ये देखिए, ये वर्टिस ये पॉइंट होता है, यानी ये एक लाइन इधर से आई और इधर से आई, जिस जगह ये दोनों ने मुंह जोड़ा ना, यानी जुड़ी हुई हैं, ये क्या होता है, वर्टिक्स होता है। सिंगुलर VERTEX होता है, और डबल वर्टिसेस होता है। तो ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स और ये एक वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स है। अब देखो, पहला जो है उसने दे दिया था 2 और 1। पहली जो वैल्यू होती है जो x की होती है, और दूसरी क्या होती है, y की होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि, अच्छा, इसमें पहले मैं बताना भूल गया कि इसमें ना स्केल आपने बनाना है। ये देखो, आपकी x एक्सिस होता है और ये आपका क्या होता है, y एक्सिस होता है। तो ये देखिए, मैं पूरा पेज आपको दिखाता हूँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसमें ये जो मैंने वैल्यू लिखी है 2 4 6 और 2 4 6, इस तरह, इसके लिए आपने स्केल लाजमी मेंशन करना है।
ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट। ये देख सकते हैं कि ये वाला यूं जो है ना हल्की सी डार्क लाइन होती है, ये अंदर वाली लाइट लाइंस होती हैं। तो ये जो बड़ा सा बॉक्स है ऐसे, जिसके यूं भी 10 बॉक्स हैं, यूं भी 10 है, यूं भी 10 है, ये 100 बॉक्स होते हैं इसके इनसाइड। इसको मैंने क्या कहा है, 2 यूनिट कहा है ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह ऑन वाई एक्सिस की बात करूं तो 1 बिग बॉक्स को भी मैंने 2 यूनिट कहा है, यानी इस तरफ को भी मैंने 2 कहा है, इस तरफ को भी मैंने 2 कहा है। तो इस तरह मेरा स्केल दोनों में बराबर है। या आप यूं भी लिख सकते थे कि ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट भी आप लिख सकते हैं, कि यानी कि 5 बॉक्सेस को हम 1 कहेंगे, अगले 5 को 2 कहेंगे। तो मतलब आप किसी तरह भी स्केल लिख सकते हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारा 2 और 1 था। देख सकते हैं कि 2 ये है, 2 से हमने ऊपर को जाना है और y की वैल्यू 1 है, तो y 1 यहाँ पे है, तो y के यानी इसके बिल्कुल सामने आपने आना है और 2 से बिल्कुल ऊपर जाना है। तो आपका 2 और 1 बनेगा, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। b जो है हमारे पास देख सकते हैं 2 और 5 है, यानी x की वैल्यू तो 2 है, तो 2 से सीधा आपने ऊपर जाना है और 5 के बिल्कुल सामने ये 5 है, ठीक है, यानी 4 और 6 के दरमियान 5 है। तो यानी 2 से बिल्कुल ऊपर जाना है और जो लाइन 5 से आ रही है, जिस जगह ये कट कर रहे हैं दोनों, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट बी है। सी की बात करें तो ये देख सकते हैं 4 और 2 है, तो ये देखें 4 और 2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 है, तो 4 से आपने बिल्कुल ऊपर की जानिब जाना है और 2 के बिल्कुल सामने, यानी जहाँ से 2 वाली लाइन आ रही है और जो 4 वाली लाइन आ रही है, जिस जगह एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो आपका पॉइंट 4 है। तो ये तो आपने फिर पॉइंट ड्रा करके इन सारों को आपस में मैच करना है, तो आपके पास ए बी सी क्या बन जाएगी, ट्राइंगल बन जाएगी। अब बारी आती है इनलार्जमेंट। अच्छा, अभी इनलार्जमेंट की बात करें तो इसमें ये देखें कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्केल फैक्टर को आपने देखना है, ठीक है, स्केल फैक्टर को देखना है। उसमें हमारे पास क्या है कि जो a है ना वो 2 और 1 है, तो स्केल फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब है कि इसकी x की वैल्यू और y की वैल्यू डबल हो जाएगी। 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2। इसी तरह b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 2 ज़र 4 और 2 5 ज़र 10, और c की वैल्यू 2 4 ज़र 8 एंड 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। तो ये तो आपके पास क्या हो गया कि ये a b c ट्राइंगल है और ये a डैश b डैश c डैश, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा कि ट्राइंगल इसकी बनेगी जो कि इनलार्जमेंट के बाद। तो अभी देखें, हम जरा बुक को साइड पे रख लेते हैं ना, फिर ईजी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि बुक के अंदर कुछ पेन रख के साइड पे रख लो, ये हो गया जी, बुक हमारे पास साइड पे आ गई। अब इसमें हमने ये करना है कि हमारे पास क्योंकि ओरिजिन से इसने इनलार्ज होना है, तो अगर मैं यहाँ देखें स्केल रखूँ तो ये ओरिजिन से ये इनवेरिएंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो ये ऐसे को यूं आगे को जाएगी मेरी ओरिजिन से, यानी कि इसने आगे को इनलार्ज होना है। तो ए जो है ना ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो मेरा ए है सी है वो मेरा किस में चेंज हो जाएगा, ए डैश में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी, ये मेरा ए डैश बनेगा। अब आगे देखो, इस यहाँ से मेरा ए बनेगा और ये इधर कहीं बी बनेगा और इधर ऊपर कहीं सी बनेगा। अब मैंने जो आगे बनाना है ना दूसरा सी आगे को मूव होगा और क्या होगा कि सी की वैल्यू मेरे पास ये देख सकते हैं कितनी है, 8 और 4 है, यानी जितनी लेंथ इसकी है इसके आगे वो हमने डबल करनी है। तो ये देख सकते हैं 8, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 8 है, ये देख सकते हैं 8 ये हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 से हमने ऊपर की 8 से ऊपर जाएगा और कहाँ तक जाएगा, y की वैल्यू 4 है। तो मैं ये देखें ये 4 है ना, तो 4 से इस तरफ को आना है, ये मैं स्केल रख लेता हूँ, ये देख सकते हैं कि 4 से इधर को आ रही है, पॉइंट मेरा आ रहा है, यानी ये देख ले मेरे पास ये 4 है, ये 4 वाली लाइन आ रही है, ये देख सकते हैं, और ये 8 से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला मेरा पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट सी है, जिसमें x की वैल्यू ये देख सकते हैं 8 है और जो y की वैल्यू क्या है 4 है, ये देख सकते हैं कि डबल हो गया ना c, यानी 4 2 ज़र 8 2 2 ज़र 4। अब देखें यहाँ से मेरे पास ये लाइन आ जाएगी। अब किसकी बारी है, b ने, तो b की वैल्यू देखो क्या है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 10 है। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू को देखना है, x की वैल्यू ये देखें 4 ही है, तो 4 से देखिए मैंने ऊपर जाना है और 10 के इधर, ये देख सकते हैं नीचे ले आता हूँ, ये देखिए ये 10 है ना, 10 से मैंने इस तरफ को आना है और 4 से, ये देख सकते हैं 4 से मैं ऊपर को जा रहा हूँ और 10 के बिल्कुल सामने बराबर में, ये देख सकते हैं यहाँ जहाँ मैंने पॉइंट लिया, मैं यहाँ ले लेता हूँ पॉइंट, ये देख सकते हैं कि 4 के बिल्कुल ऊपर बराबर में है और 10 के बिल्कुल सामने, 10 के सामने 4 के बिल्कुल ऊपर मेरा पॉइंट बन गया और इस पॉइंट का नाम मेरा क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, ठीक है, ये सी डैश है ना, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, बी डैश हो गया। अब क्या है कि इनको सिंपल आपने ऐसे रखना है स्केल, और मेरे सामने क्योंकि कैमरा लगा हुआ है थोड़ा सा हो सकता है मेरी लाइन को ड्रा करने में मुझे दिक्कत हो, तो आपने इसे करना ये है कि यहाँ से ना आपने डॉटेड लाइन लगानी है, ये देखो ना ये डॉटेड लाइन आपकी होगी, बाकी ये तो लाइन ऐसी चलेगी, तो जो लाइन सी तक चलेगी वो आपकी डार्क लाइन चलेगी, ठीक है जी,
ये देखो सी आ गया, इससे आगे थोड़ी सी आपने डॉटेड लाइन बना लेनी है, ठीक है। इसी तरह फिर आपने क्या करना है कि बात ओरिजिन की हो रही है, तो ओरिजिन पे आपने ये देखो ऐसे इसको लेके जाना है, देखो जो यहाँ पे ये आ गया और इधर से ये आ गया, तो यहाँ से हल्का सा ऐसे लिख लेते हैं, ये आ गया। अब आपने करना ये है कि ये वाली जो लाइन आएगी ना, ये आपकी डॉटेड लाइन आएगी, क्योंकि आपका वर्टेक्स वो ऊपर है, उसने मूव होना है, इस ओरिजिन ने तो नहीं मूव होना ना, इसलिए ये सिर्फ बता रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी। यहाँ से इधर तक आपकी क्या आएगी जी, लाइन आपने लगा लेनी है ऐसे, ये हमारे पास आ गया, ये डॉटेड लाइन है, क्यों? क्योंकि असल में ये यहाँ से ऊपर है ना, ये लाइन इधर को आएगी, यहाँ से चलेगी, यानी बी सी है ना, ये यहाँ से ही आई, क्यों कि ये हमारे पास ए डैश बी डैश, ए से बी डैश, और इसको आपने क्या करना है कि बी सी और बी डैश को भी आपस में ज्वाइन करा देना, इन दोनों को आपने देखो ऐसे ज्वाइन करा देना, और इसको बेशक थोड़ा सा आप चाहें तो आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं डॉटेड उससे, ये हल्की हल्की ना, ये तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये ए डैश, ये देखो जी ये बी डैश, और ये हमारे पास सी डैश, ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो फिगर थी ए बी सी, वो चेंज होगी ए डैश बी डैश सी डैश में तब्दील होगी। तो यूं हमारे पास ये पॉइंट बिल्कुल देखो जो वैल्यू थी उसी के जो लाइन दी है उसी को डार्क करना है ना, ये तो सिर्फ एक ओरिजिन से इनलार्जमेंट के लिए हमारी हेल्प कर रही है। तो यूं क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 6 में कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कि भाई एक ए बी सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या क्या हैं, ए जो है वो क्या है 2 एंड 1 है, यानी x की वैल्यू 2 है, y की 1 है। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास जो स्केल है वो 1 बिग बॉक्स को मैंने 2 कहा है ऑन x एक्सिस, एंड 1 बिग बॉक्स जो है y एक्सिस पे भी मैंने क्या कहा है, स्केल 2 रखा, यानी एक बड़े बॉक्स को मैंने 2 कहा है, 10 बॉक्सेस को 2 कहा है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो 5 बॉक्सेस 1 के इक्वल है, एंड यहाँ से यहाँ 5 बॉक्सेस 1 के इक्वल है, यानी x एक्सिस पे भी 5 बॉक्स 1 यूनिट है और y एक्सिस पे भी 5 बॉक्सेस 1 यूनिट है। ऐसे लिख लें या ये लिख लें कि 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट, एंड ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो अब देखिए मेरे पास पहला जो पॉइंट है वो क्या है, 2 x की वैल्यू 2 और y की 1, तो देख सकते हैं कि x की वैल्यू 2 ये है और ये देखें यहाँ पे 1 है ना, 5 बॉक्सेस 1 के इक्वल है ना, इसलिए ये देखें 1 के बिल्कुल सामने y है, यानी कि ये पॉइंट y की वैल्यू 1 के है तो y की वैल्यू 1, 2 के बिल्कुल ऊपर तो 2। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है 7, यानी x की वैल्यू 7 y की 1, तो देख सकते हैं कि ये देखें 7 है, 7 को बिल्कुल ऊपर और 1 के बिल्कुल सामने, ये पॉइंट मेरा बी आ जाएगा। एंड देन वी हैव पॉइंट नंबर सी दैट इज 4 एंड 4, तो x की वैल्यू ये देखें 4 और y की वैल्यू 4, ये पहले पॉइंट निकाले, जस्ट ट्राइंगल बना ली, ये तो आसान काम था। अब इसको मैंने क्या करना है कि कह रहा है कि भाई ये जो ट्राइंगल है इसको आपने इनलार्ज करना है, और कैसे, मैप इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल ए पी क्यू, यानी कि ए और पी क्यू हमारे पास में चेंज होगा, सही है। तो उसके बाद जो इनलार्जमेंट स्केल फैक्टर क्या है 2 है, फिर नीचे स्टेट सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट हमने बताने और कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू बताने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल फैक्टर 2 का क्या मतलब है, ये देखें यहाँ पे स्केल ऊपर वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो स्केल फैक्टर 1/2 था, तो जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो जो जितने साइज की ये ट्राइंगल ए बी सी थी पी क्यू आर उसका हाफ आई थी, जबकि यहाँ पे स्केल फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब है जितनी ट्राइंगल ये बनी है इसके आगे जो ट्राइंगल बनेगी इसका डबल बनेगी, यानी कि इसका जो स्केल होगा वो डबल हो जाएगी, यानी बड़ी हो जाएगी। तो चलें बुक को रखते हैं हम जी साइड पे और क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। ये क्योंकि मेरे पास बनी हुई है ट्रायंगल, तो इसको मैंने आगे फर्दर यानी कि सॉल्व करने, तो ये बुक हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया था कि यहाँ पे देखें ए बी सी जो ट्राइंगल है उसने चेंज होना है ए पी क्यू, तो इसका मतलब ये है कि ए इधर भी है और ए इधर भी है, इसका मतलब है कि ए जो होगा वो आपका इनवेरिएंट पॉइंट होगा, ए बिल्कुल अपनी पोजीशन पे रहेगा, ए चेंज नहीं होगा, बी जो है वो पी में चेंज हो जाएगा और सी क्यू में चेंज हो जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है जी। तो ये सिर्फ थोड़ी चीज़ रह गई थी जो कि आपको बतानी थी। अब देखें हमारे पास ए जो है ना वो इधर कहीं पी में चेंज होना है, तो उसके लिए आपने सिंपल करना ये है कि देखना है कि ए से बी में कितना डिफरेंस, यानी कि जब बी पी में चेंज होगा ना, ए तो चेंज नहीं होगा, बी पी में चेंज होगा क्योंकि ए तो इनवेरिएंट है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, फिर देखें यहाँ से यहाँ तक
कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कितना है जी, नहीं ज़्यादा है बल्कि। ये देखें, ये एक यहाँ से देखो ना 1 है ना, और यहाँ से 2, ये वाला देखो जी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, 4, 5 यूनिट है। कैसे? ये देखिए ना, 2 से लेकर 7 तक, यानी ए कहाँ पे है, 2 पे है, और बी कहाँ पे है, 7। तो जब 7 में से अगर आप माइनस करें 2 तो पीछे 5, इसका मतलब है कि इस तरफ 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट हमें आगे को मूव करना पड़ेगा। तो 5 यूनिट आगे को मूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ये देखें, यहाँ से यहाँ तक 5 बॉक्सेस हैं, 1 यूनिट होगा। और फिर देखें आगे नेक्स्ट 5 2 यूनिट, ये नेक्स्ट 5 3 यूनिट, नेक्स्ट 5 4 यूनिट, और इससे आगे नेक्स्ट 5 जो है वो 5 यूनिट हो जाएंगे। तो इसका है कि बिल्कुल पी जो है वो 12 के बिल्कुल ऊपर बनेगा। ठीक है, 12 के बिल्कुल ऊपर बनेगा, जो कि आपका पॉइंट होगा पी। सही है, यानी इस जानिब हम मूव करेंगे ऐसे। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमारे पास जैसे मैंने पहले कहा था कि स्केल फैक्टर क्योंकि हमारा 2 होता है, तो उसमें हमारा यहाँ पर पॉइंट उस हिसाब से हम मूव करते थे। तो वो कैसे? उसमें आपने सिंपल ये करना, उसमें करना ये है कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट का इधर मूव हो रहा है, तो 5 हो रहा है। अब 5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है स्केल फैक्टर, दैट इज़ 2। जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 पॉइंट मूव होगा। कैसे? अब देख सकते हैं कि टोटल पॉइंट ए कहाँ पे है, 2 पे है, और यहाँ से आगे 12, तो 12 में से 2 निकालो तो लाज़मी बात है 10 इसी तरह आता है। वैसे काउंट भी कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 यानी 50 बॉक्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आ गए। अच्छा, ये तो बात हमारे पास पी आ गया। अब हमने क्या करना है कि ढूंढना है जी इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है, सी जो है उसने चेंज होना है क्यू में। तो अब हमने इसी तरह देखना है कि ये पॉइंट इससे कितना दूर है, ए से कितना दूर है। अब देखें कि ए से हमने क्या करना है कि सी की तरफ देखें, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, फिर यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, और यहाँ 3 यूनिट। इसका मतलब है कि हम ऊपर अगर ऊपर की बात करें तो ऐसे क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। ऐसे हम 3 की तरफ मूव करते हैं, और 2 स्टेप, यानी यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2, तो 2 स्टेप लाइक ऐसे इस जानिब जब मूव करते हैं तो तब जाकर हमें सी मिलता है। तो अब इन दोनों को हमने क्या करना है कि स्केल फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करो 3 को, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, 6 आता है। इसी तरह इस 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो स्केल फैक्टर 2 से, तो आपका आंसर क्या आता है, 4। तो अब इसका मतलब है कि जो आपका पॉइंट क्या है जी, क्यू है, नहीं क्यू नहीं बल्कि यस क्यू, जो पॉइंट क्यू है वो आपका 6 और 4 में चेंज होगा। यानी 6 स्टेप हमने ऊपर की जाने मूव करना है, और 4 स्टेप इधर की जाने मूव करना है। तो होता ये है कि जितने स्टेप आपने ना ऐसे मूव करना है, इस पॉइंट को जिस लाइन के ऊपर है उधर ऊपर की जानिब जाना होता है, और जिस पॉइंट के सामने है ना, बिल्कुल सामने, इस तरफ को फिर मूव करना होता है। तो देखना होता है कि ये जो है यहाँ से कितना ऊपर की जानिब है या नीचे की जानिब है, और लेफ्ट से राइट की तरफ आप कितना मूव कर रहे हैं, यानी ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब कितना मूव कर रहे होते हैं। वो नंबर निकाल कर स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसा कि यहाँ से हमने ऊपर देखा तो 3 स्टेप मूव करना था हमें, तो स्केल फैक्टर 2 था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। तो हमें पता चल गया कि 6 स्टेप हमने 6 यूनिट इनफैक्ट हमने ऊपर की जानिब मूव करना है। तो इधर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, क्योंकि 5 बॉक्सेस को हमने 1 यूनिट कहा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ अगेन 5 यूनिट है तो 2 आएगा। तो हमारे पास 2 यूनिट हमने इधर मूव किया, तब जाकर हमें सी मिला ना। तो इसी 2 को हमने क्या किया, स्केल फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 4। अब देखिएगा, हमने 6 स्टेप इससे आगे को मूव करना है, क्योंकि हमारा जो इनवेरिएंट पॉइंट है, यानी कि ए है, ए से हमने मूव करना होता है। ये 5 बॉक्सेस 1, नेक्स्ट 5 2, नेक्स्ट 5 3, नेक्स्ट 5 बॉक्सेस जो हैं 4, नेक्स्ट 5 और 6, यानी कि यहाँ तक 6 यूनिट हमारा आता है, 6 यूनिट। फिर 4 यूनिट आपने इधर मूव करना है, 5 बॉक्सेस 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट और 4, ये वाला हमारा पॉइंट है। अब आप देखें कि इस जानिब हम कितने स्टेप हमने मूव किए, 6 स्टेप, यानी 6 यूनिट। तो 1 यूनिट क्या है, 5 बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 5 स्मॉल जो बॉक्सेस हैं वो क्या है, 1 यूनिट है, किसके, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। और अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो अगेन उसमें भी यही चीज़ है कि 5 जो स्मॉल बॉक्सेस हैं
वो भी क्या है, 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है जी, वो भी 1 यूनिट है, ठीक हो गई। तो इसलिए हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया। अब जस्ट आपने करना ये है कि इनको ज्वाइन कराना है। ये आ गया जी, ये आ गया। इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर देना है, और इनको आपस में ऐसे भी ज्वाइन कर देना है। अब आप देखें तो आपके पास जो है ना ए पी और ये जो पॉइंट है ये क्या है, क्यू है, ए पी क्यू है। यहाँ तक तो हमारे पास आ गया। अब हमने वैल्यू यानी कि पी और क्यू की बता देनी है कि भाई क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कि पी बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो पी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है 12 है, और वाई की वैल्यू 1 है। और क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू आप देख सकते हैं कि क्यू ये देखें 6 के बिल्कुल ऊपर है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या आ गई 6, और y एक्सिस ये वाली लाइन है, तो ये 6 और 8 के दरमियान 7 होता है, तो ये देखें 7। ये तो हमारे पास याद है। अब उसने ना एक बात कही थी कि भाई आपने ना कुछ ग्राफ से कुछ उसने हमसे क्या कहा था, हम निकाल लेते हैं। ये देखें उसने हमसे ए में कहा था कि स्टेट द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। पहला हमने बताना है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जो है हमारे पास, आपने इतना पॉइंट लिख देना है, फ्रॉम द ग्राफ प्लॉटेड ए इज द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट आप कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं ए इज द इनवेरिएंट पॉइंट एंड हेंस सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज दिस। कि भाई ये जो हमारे पास है ना सॉरी, ए जो है इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट क्यों है? क्योंकि इनवेरिएंट का ये मतलब है कि ए तो मूव ही नहीं हुआ। ए तो ये देख सकते हैं कि ए तो अपनी जगह पे है, सिर्फ जो है बी पी में चेंज हो गया, सी क्यू में चेंज हो गया, तो ए तो इनवेरिएंट है, मूव ही नहीं किया। और इसकी जो है ना वैल्यू क्या है, वो क्या है जी 2 और 1 है। तो हमने कहा कि जो हमारा जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है वो ए क्या है जी, ए था, और उसकी जो वैल्यू है 2 एंड 1 है। नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रॉम द ग्राफ कोऑर्डिनेट ए, उसने कहा था कि पी और क्यू के कोऑर्डिनेट बताओ, तो हमने 12 और 1 और 6 और 7 मैंने यहाँ पर भी लिख दी, और यहाँ पे भी उसने कहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। तो यही चीज़ हमने बतानी थी। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो कंप्लीट हो जाता है। ये इसकी कंप्लीट जो है आप डायग्राम है, आप इसका यहाँ पे ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 8 की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। पहले ट्राइंगल थी तो अब क्वाड्रिलेटर यानी 4 साइड फिगर है, ए बी सी आर वर्टिसेस जो उसके हैं ना, यानी कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 4, यानी ए बी सी डी दी है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। पहले तो हम ए जो है बी सी और डी, इसका स्केल जो है आप देख सकते हैं कि ऊपर मैंने स्केल लिख दिया, या ऐसे मैं बता देता हूँ कि ये जो है ना ऐसे 1 बिग बॉक्स जो है उसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट, एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट मैंने कहा। तो पहला पॉइंट मेरे पास 2 और 3 है, तो आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 2 है ना, एक्स की वैल्यू 2 है, तो 2 के बिल्कुल ऊपर आपने जाना है। और ये देखें 3 है, 3 के बिल्कुल सामने, तो आपके पास ए आ जाएगा। बी की बात करें तो बी यानी कि एक्स की वैल्यू 6 है, तो 6 से ऊपर जाना है, और वाई की वैल्यू 2 है, तो 2 के बिल्कुल सामने और 6 के ऊपर आपका बी आएगा। सी की बात करें तो सी यानी 10 है, एक्स की वैल्यू 10 है, और वाई की वैल्यू 5 है, यानी 10 से बिल्कुल ऊपर की जानिब जाना है, और 5 के बिल्कुल सामने जो लाइन आ रही है वो आपका, बेशक आप यूँ स्केल ऐसे और यूँ ऊपर स्केल भी रख सकते हैं, इससे और आसान हो जाता है वो लाइन को लोकेट करना या पॉइंट को लोकेट करना। सी भी हो गया। डी है जी 8 और 8, ये तो ईजी हो गया, यानी इधर से भी 8 जाना है और इधर से भी 8 जाना है, तो ये आपके पास डी। फिर ए को बी से, बी को सी का, सी डी एंड डी को ए से मिलाएंगे, तो आपके पास ये तो बन जाएगी क्वाड्रिलेटर। यहाँ तक तो बात होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कह रहे फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। अब उसने ए बी सी डी दे दिए, इनकी हेल्प से हमने क्या करने हैं कि कुछ पॉइंट जो है इनके इमेज फाइंड करने, फाइंड द इमेज, इन सारों के इमेज फाइंड करने। ए अंडर एन एनलार्जमेंट सेंटर एट 0 2 एंड स्केल फैक्टर 2, दो चीज़ें दे रहा है। एक हमें दे रहा है कि इसका जो स्केल फैक्टर है वो 2 है, स्केल फैक्टर 2 है, और दूसरा जो है इनलार्जमेंट सेंटर, तो ये देखिए मैंने लिख दिया जो ए है, इनलार्जमेंट सेंटर जो है वो 0 2 है, और स्केल फैक्टर क्या है 2 है। तो अब बुक को मैं साइड पे रखता हूँ, आगे फिर जो नेक्स्ट पॉइंट जब आएगा तो हम उसको देख लेंगे कि भाई उसके कैसे उसने क्या कहा वो। अच्छा, अभी हम बुक ये देखें, अब इसको मैं सामने रख के ना सॉल्व करूँगा, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि आपका स्केल फैक्टर क्या है, इनलार्जमेंट सेंटर क्या है 0 2 है। तो अब आपने देखना है कि भाई 0 2 हमारा है कहाँ पर, तो 0 और 2
एक्स की वैल्यू आपके पास 0 है और वाई की वैल्यू क्या है 2 है, तो इनफैक्ट आपके पास जो पहला जो है ना हमारे पास जहाँ से इसे मूव करना है वो ये वाला पॉइंट है, ये देखिए मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर इस जगह। क्यों कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 0 है, y की 2, तो लाज़मी बात है y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर जो x की वैल्यू होती है 0 होती है, y की 2 है, तो ये आ गया। अब मैंने मूव करा, स्केल फैक्टर हमारे पास क्या है 2 है। अब चेक मूवमेंट, अब आपने मूवमेंट चेक करनी है कि भाई हम इसको मूव कैसे कराएंगे a को। अब यहाँ से आपने देखना है कि इस तरफ कितने यूनिट है। अब देखो जब यहाँ से यहाँ आप आते हैं तो देख सकते हैं कि ये देखो ना 2 है ना, तो 2 यूनिट हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। जो मूवमेंट होती है, जैसे आपको बताया कि जो मूवमेंट होती है उसको गिवन स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मूवमेंट है 2 यूनिट और स्केल फैक्टर है 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 यूनिट्स हमारा आ गया। अब जो मूवमेंट होगी 4 यूनिट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी, यानी कि एक्स एक्सिस पे वो 4 यूनिट क्या करेगा, पॉइंट मूव करेगा। तो और अब हम देखते हैं कि जो ऊपर की जानिब जो मूवमेंट है कितनी है। लाज़मी बात है यहाँ से यहाँ ए जब हम आए तो ए है, इसके ऊपर की जानिब हमें कितना मूव करना पड़ता है 1। इधर 2 यूनिट मूवमेंट है तो इधर क्या है 1 यूनिट मूवमेंट है, तो 1 को अगेन जो स्केल फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कराएं, तो एस से स्केल एफ से फैक्टर, तो 2 यूनिट, ये 2 यूनिट आपका मूव होगा कहाँ पर, अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस का ऊपर की जानिब मूव होगा। तो अब देखें हमारे पास मैं लिख देता हूँ जो हमारे पास ए का इमेज आएगा, दैट इज ए डैश इनफैक्ट आएगा। वो क्या क्या होगा, एक तो यानी कि अलॉन्ग 4 एंड 2, यानी कि 4 उसने क्या करना है कि इस डायरेक्शन में मूव करना है, और 2 जो है ना ऊपर की जाने मूव करना है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है जी, ए का इमेज है ना वो फाइंड करना 4। तो ये देखें 4 यूनिट ये है ना, इधर को आपने 4 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ 4, और ऊपर की जानिब क्या है 2 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ देख सकते हैं 2 यूनिट है, यानी 1 बिग बॉक्स को हमने 2 यूनिट कहा हुआ है ना, तो लाज़मी बात है यहाँ से 2 और 2 4 मूव हो गया, 4 किस इस डायरेक्शन में, और ये ऊपर की जानिब, तो ये हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो आ गया, दैट इज द इमेज ऑफ ए, आप इसको ए डैश लिखते हैं। ठीक होगी। अब हमारे पास बी मूव करना है, तो बी में अगर देखें आप अपनी बुक पे, मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि बी की अगर बात करें तो बी में अगेन जो एनलार्जमेंट सेंटर है वो क्या 4 है और स्केल फैक्टर 2 है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, ये वैसे मैंने लिख दिया, एनलार्जमेंट सेंटर 4 और स्केल फैक्टर 2 है। अब बात हो रही है बी की। अगेन आपने यहाँ से देखना है कि कितने यूनिट इस तरफ को मूव कर रहा है। ये देखें यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, और यहाँ से यहाँ अगर देखें तो हमारे बनते हैं जी 3 यूनिट बनते हैं। ठीक है जी। एक सेकेंड, यहाँ से हमारे पास कितनी मूवमेंट आ रही है। अच्छा, इसमें ये था कि इससे नहीं करना, अब यहाँ से नहीं काउंट करना, क्योंकि यहाँ से 3 नहीं है, बल्कि इसका जो पॉइंट इसके जो एनलार्जमेंट सेंटर है ना, आपने उसको पहले लोकेट करना है। तो 4 और 0 क्या है, इसका एनलार्जमेंट सेंटर है। तो सबसे पहले ये देखो, ये 4 और 0, यानी x की वैल्यू आपके पास 4 है, y की 0, तो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर बनेगा। अब यहाँ से आपने देखना है कि इस जानिब कितना मूव करें कि हमारे पास b आता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ मूव करें तो कितने 2 यूनिट है, क्योंकि वन बिग बॉक्स है ना, तो 1 बिग बॉक्स को हमने 2 यूनिट कहा हुआ है, तो इस जानिब हमारी मूवमेंट क्या है 2 यूनिट्स है, और हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 3 है। तो जो मूवमेंट होता है, जितने यूनिट मूवमेंट होता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी स्केल फैक्टर से, अगेन आई एम सॉरी, वो अक्सर क्वेश्चन में मैंने सिग्निफिकेंट फिगर को एसएफ लिखता हूँ, तो स्केल फैक्टर 3 है, तो 3 2 6 यूनिट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने मूव करना है। ठीक है। इसी तरह अगर हम ऊपर की जानिब देखें इसके, तो ऊपर की जानिब देखो अगेन हमारे क्या है 2 यूनिट ही है, यानी ऊपर की जानिब भी देखो ना 1, यहाँ से ऊपर देखें तो एक इसकी हाइट कितनी है, यानी कि एक 2 यूनिट का जो है इसमें डिफरेंस है। तो 2 यूनिट है, ऊपर की जानिब मूव करना है, तो 2 को अगेन जो स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो 6 यूनिट अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो अब दोनों में अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस दोनों क्या होगा कि मूव करेगा 6 यूनिट्स। तो अब हमने क्या करना है कि 6 यूनिट्स यहाँ से काउंट करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स, 2 4 और 2 6, यानी 6 यूनिट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस अब इधर को मूव करेंगे, और 6 जो है ऊपर की जानिब, यहाँ से यहाँ 2 4 और 6, ये वो पॉइंट है जो कि आपका बनेगा बी डैश, ये आपका क्या बनेगा जो बी डैश। अब देखिए बी का इमेज इनफैक्ट बन गया। अब हमने देखना है कि सी, अगेन आप बुक पे देखें तो सी में उसने जो एनलार्जमेंट सेंटर दिया हुआ है वो हमें दे दिया है 8 और 4 दे दिया है।
और स्केल फैक्टर उसने 2 दे दिया। अब हमने इसकी मूवमेंट चेक करनी है। किस की बात हो रही है? पॉइंट सी की बात हो रही है, तो वेयर इज सी यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जो एनलार्जमेंट सेंटर होता है ना, उसको मार्क करना होता है। तो एनलार्जमेंट सेंटर क्या है? एक्स की वैल्यू 8 है, ये देखें जी 8, और वाई की वैल्यू आपके पास क्या है? 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 से आपने ऊपर और 4 के बिल्कुल सामने आपका ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि जी ये हमारा एनलार्जमेंट पॉइंट है, दैट इज 8 और 4 लिख देते हैं, ठीक है जी। अब इस पॉइंट के हिसाब से इस सी ने मूव करना है। अब अगर देखें तो जो इसकी मूवमेंट होनी है, ठीक है जी, इसकी सी ने मूव करना है इस डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, यूं, यानी कि 2 यूनिट, जबकि अच्छा एक और चीज़, स्केल फैक्टर -2 है। स्केल फैक्टर से हमें क्या दे दिया? माइनस। तो इसमें थोड़ी सी रिवर्स मूवमेंट भी होगी। अब देखें, इधर इस पॉइंट से हम इधर को आए और सी की तरफ हमने जाना है। तो अलोंग एक्स एक्सिस, ये देखिए एक्स एक्सिस वाली लाइन है, तो अलोंग एक्स एक्सिस कितनी मूवमेंट हो रही है? वन बिग बॉक्स हो रही है ना। तो वन बिग बॉक्स क्या होता है? 2 यूनिट्स होते हैं। अब इसी 2 यूनिट्स को आपने जो स्केल फैक्टर है दैट इज -2 मल्टीप्लाई करो तो -4। अब ये जो -4 है, ये देखिए इसके आगे मैंने लिख दिया ना कि क्या होगा? रिवर्स या राइट टू लेफ्ट मूवमेंट होगी, यानी अब रिवर्स को आएगा क्योंकि हमारा नेगेटिव साइन है। इसी तरह ऊपर की जानिब अगर देखें तो ये देखिए ना, ये वाला पॉइंट है ना, तो ऊपर की जानिब सी कितना ऊपर गया हुआ है? हाफ, यानी वन बिग बॉक्स है, जबकि वन बिग बॉक्स की जगह 1 2 3 4 5 बॉक्सेस जो है वो 1 के इक्वल है। ये देख सकते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 बॉक्सेस 1 के, क्योंकि 10 बॉक्सेस अगर 2 के इक्वल है तो 5 बॉक्सेस 1 के इक्वल होंगे। तो इस तरह यानी कि हमारे पास जो ऊपर की जानिब मूवमेंट है वो कितना है? 1 यूनिट है। तो अगेन आपने क्या करना है कि इसी जो इतने यूनिट मूवमेंट है उसको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज -2। तो क्या आ जाएगा? -2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो -2। -2 जो है वो अब डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। क्यों? जैसे यहाँ पे देखो ना, क्या हुआ था? लेफ्ट से राइट मूव हुआ था और अपवर्ड मूव हुआ था, क्योंकि पॉजिटिव थे। तो अब दोनों क्योंकि नेगेटिव हैं तो लेफ्ट से राइट के बजाय राइट टू लेफ्ट होगा, और अप के बजाय डाउनवर्ड मूवमेंट इसकी होगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने देखना है कि -4 यानी क्या होना है कि आपने रिवर्स चलना है इसको, ठीक है जी। किस पॉइंट की बात हो रही है? सी की ना, तो सी को हमने -4 रिवर्स लेके आना है। तो -4 लाइक ऐसे, यहाँ से यहाँ तक देखें आपके पास 2, और यहाँ से 2 देखिए 4 हो गए, रिवर्स 4 हो गए, और नीचे की जानिब इसने कितने आने? डाउनवर्ड -2 आना है। तो ये देख सकते हैं कि डाउनवर्ड ये यहाँ पे, यानी कि 1 बिग बॉक्स नीचे आएगा। तो इस जानिब यानी कि 2 यूनिट आपने मूव करने हैं, इस इधर से 2 यूनिट, तो आप देख सकते हैं कि 1 और 1 2, क्योंकि जो बिग बॉक्स है वो 2 के इक्वल है, 2j और 2j 4, और नीचे की जानिब भी आप बिग बॉक्स यानी 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट आ जाएगा दैट इज द पॉइंट सी डैश आ जाएगा, ठीक है। ये सी डैश जो कि इसका इमेज है। लास्ट में हमारे पास डी रह जाता है। तो डी का अगेन जो एनलार्जमेंट सेंटर है वो 1 एंड 2 है, तो हमें पहले 1 एंड 2 को मार्क करना पड़ेगा। तो यानी एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू क्या है? 2 है। यानी एक्स की वैल्यू आपके पास 1 यहाँ पे होगी, ये देख सकते हैं ना, यानी 1 2 3 4 5, ये यानी कि यहाँ पे 1 है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? 2 है। तो ये देख सकते हैं 2, यानी यहाँ से रिवर्स 5 बॉक्सेस आपने देखने हैं। तो ये वाली लाइन आपके पास जाकर ये बनेगा पॉइंट, ठीक है। ये वो पॉइंट है जो कि क्या है जी हमारे पास 1 एंड 2, 1 एंड 2 बेशक यहाँ आप लिख लें, ये वाला जो पॉइंट है 1 और 2, इसके अलांग इसकी मूवमेंट होनी है। अब आप देखें कि हमारे पास स्केल जो फैक्टर 1/2 अब मूवमेंट देखनी है कि लेफ्ट से राइट हमारा कितना है? तो 7 यूनिट है। किसकी बात हो रही है? डी की। तो अब यहाँ से हम मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट होगा, देख सकते हैं ना, 1 से यहाँ से 1, यानी यहाँ से 1 और यहाँ से यहाँ 2 3 हो जाएंगे। 3 में 2 ऐड करो 5, और 5 में 2 ऐड करो 7। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल, ये देख सकते हैं यानी 8 के बिल्कुल ऊपर है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से। तो मतलब अगर 8 में से 1 माइनस करो तो पीछे क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो इसका मतलब है कि 7 यूनिट जो है आपकी क्या होनी है? लेफ्ट से राइट मूवमेंट होनी है। अब हमारे पास जो है ऊपर की जानिब मूवमेंट आपने चेक करनी है। तो यहाँ से ऊपर की जानिब अगर देखें तो 1 2 3 यानी 3 हमारे पास जो 3 बॉक्सेस है ना, 3 बॉक्सेस मतलब 3 2 6 यूनिट्स है। कैसे? यहाँ से यहाँ देखो 2 यूनिट है, फिर यहाँ से यहाँ 2 4, और यहाँ से यहाँ 2
क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 1 बिग बॉक्स जो है वो 2 यूनिट की इक्वल है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ 2 होगा, यहाँ से आगे अगेन 2 तो 4 हो जाएगा, फिर अगेन 2 तो 6 हो जाएगा। तो 6 यूनिट आप देख सकते हैं कि ऊपर की जानिब। तो इस जानिब असल में कितनी मूवमेंट थी, 7 थी। तो इसको हमने 7 को क्या किया कि स्केल फैक्टर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 7/2 यानी 3.5। तो 3.5 आप देख सकते हैं कि इसने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है। तो जो ऊपर की जानिब है 6 यूनिट है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करोगे तो 3, यानी 3 यूनिट ऊपर की जानिब जाएगा। तो डी डैश हमें मिलेगा। पहले हम 3.5 से मूव करते हैं, कहाँ से, यहाँ से। तो हाफ तो देखें आपके पास ये वाला मूव कर गया। इससे आगे हमने क्या करना है जी, इसको मूव कराना है यहाँ पर। देखिए यहाँ 3 हो जाएंगे ना, कैसे, यहाँ से यहाँ तक 1 और ये पूरा जो है ये बिग बॉक्स 2 की इक्वल होता है। तो 3 हो गया। और हमने क्या करना है कि इसको 3.5 तक लाइक मूव कराना है इसे, ठीक है ना, 3.5 तक। तो अब 3.5 का क्या मतलब है, 3.5 का ये मतलब है कि ये देखें यहाँ से 5 बॉक्सेस आप आगे काउंट करें ना, 1 2 3 4 5, ये देखें यहाँ पे 4 है। अब देखो 4, इन दोनों के बीच में देखो 5 बॉक्सेस है। तो 5 बॉक्सेस का आपने हाफ लेना है, ये यानी कि आपका तकरीबन 2.5, यानी 1 2 2.5, ये यहाँ से बनेगा। ये देखें यहाँ पे आपका कितनी मूवमेंट है, 1, और यहाँ से यहाँ ये कितना है, 2 यूनिट है। ये तो आधा है तो ये 1 कंसीडर होगा, और ये पूरा है तो 2, 2 + 1 3, और ये यहाँ से यानी कि 0.5 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 3.5 हो गया। 3.5 ऊपर की जानिब 3 यूनिट आपने मूव करना है। तो 3 यूनिट मूव करना है, इसका मतलब है कि ये यहाँ तक ये बिग बॉक्स है ना, ये वाला पूरा बिग बॉक्स है, तो 1 यूनिट हो जाएगा। और 5 बॉक्सेस ऊपर को जाओगे तो ये आप पॉइंट आपका तकरीब बनेगा जो कि डी डैश बनेगा। ये वाला पॉइंट जो है आपका डी डैश बनेगा कि हमने इस जानिब 3.5 मूव किया और ऊपर की जानिब हमने 3 मूव किया। तो अब हमने इनको ना ज्वाइन इस तरह कराना है कि जो हमारे पास है बी वाला है ना, पहले आप ऐसे करोगे, ए वाले को ए से मैच करा दो, यानी कि ए यहाँ से हुआ ना, ए का जी इमेज है ना, तो आपने क्या करना है कि ये वाला पॉइंट ए का है ना, और इधर से यहाँ से शुरू हुआ है, तो ए को आपने ए से करना है, ठीक है। इसको ना आपने ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कराना है। ये देखें डॉटेड लाइन से आपने कर दिया। अब हमने क्या करना है कि बी को बी से करना है। तो देखें हमारे पास बी ये वाला था ना, यहाँ से हमने इसकी रोटेशन कराई थी ना, तो इसको इधर आपने ज्वाइन कराना है। यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट था ना, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को और जो पॉइंट आया है उसका इमेज आया है, उनको आपस में ज्वाइन कराना है। यानी कि ऐसे जाएगा, ये आ गया। देखो बी डैश भी आ गया, यानी ए को ए से मिला दिया, बी को बी से मिला दिया। अब हमारे पास क्या है जी, सी को सी से मिलाना। वेर इज सी, सी ये है ना, इसको सी को आपने क्या कर दिया, सी से, ये देखें ऐसे, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है डी की बारी है। तो डी का ये वाला पॉइंट था, इस हेल्प से डी बना था। ये तकरीबन इस लाइन के ऊपर ही आ जाता होता है। जब इसको यूँ डॉटेड लाइन ड्रा करोगे ना, तो ये तकरीबन इसके साथ हल्का हल्का इसके साथ जाता है। तो यूँ हमारे पास यहाँ तक तो इसका इमेज बन गया। आगे अगर हम चलें तो उसने कुछ और चीज़ें हमसे कही हुई हैं कि क्या कहा है जी, ए बी सी स्केल फैक्टर, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। अच्छा, इमेज ऑफ द पॉइंट कह रहे हैं, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इमेज ऑफ द पॉइंट हमने फाइंड करना है। ये देखें ए का आपने क्या निकालना है, इमेज ऑफ ए इज ए डैश, और ए डैश की वैल्यू क्या है आपने ये देखना है। ये ए है ना, तो ए डैश है। ए डैश देखो 4 के बिल्कुल ऊपर है और 4 के बिल्कुल सामने, ठीक है, देख सकते हैं। यानी कि ये ए डैश है ना, तो ये देखें 4, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4, तो आपने क्या लिख देना है, 4 और 4। बी का जो है, बी डैश जो है वो 10 और 6 है। ये देख सकते हैं कि बी का जो इमेज है वो ये है। देखें एक्स की वैल्यू 10 है, तो एक्स की जगह आपने 10 लिख देना है, और इधर से देखो वाई की वैल्यू 6 है, ठीक है जी, वाई की वैल्यू 6 है, तो आपने लिख देना है जी 10 और 6। जो इमेज ऑफ सी इज सी डैश। अब देखो सी डैश, वेयर इज सी डैश, ये है ना, देखो 4 के बिल्कुल ऊपर है और 2 के बिल्कुल सामने, यानी एक्स की वैल्यू ये देखो 4, तो 4 लिख दी, वाई की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दी। अब देखें बात आती है डी की, इमेज ऑफ डी इज डी डैश।
देखिए वेयर इज़ डी डैश यहाँ पे है ना हमारे पास, तो यहाँ पे ये देखें 4.5 है, ये देखें 4.5, देखते हैं 4 और 5 के दरमियान में ढाई बॉक्सेस हैं, इसलिए ये 4.5 जो है आपका जो है एक, और दूसरा y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये यानी यहाँ से 4.5 पे है और 5 के बिल्कुल सामने, तो यूँ हमारे पास 4.5 एंड 5 जो है ये इसके इमेज की जो वैल्यू है, उसने कहा था फाइंड करना, तो वो भी हमने फाइंड कर ली, तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन था जी वो हो गया कंप्लीट। चल तो स्टूडेंट क्वेश्चन 9, अगर हम क्वेश्चन 9 की बात करें तो क्वेश्चन 9 में ये कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। एक तो हमने सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट हमने फाइंड करना, जबकि पहले जो इससे क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट हमें गिवन होता था, ठीक है। दूसरा हमने ये फाइंड करना है एंड स्केल फैक्टर हमने फाइंड करना है, यानी दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, स्केल फैक्टर। और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इनलार्जमेंट्स विच मैप ए बी ऑन ए डैश बी डैश सी डैश। अब वो कह रहा है या कंप्लीमेंट बी, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट बी नहीं। अब कह रहा है कि हमारे पास एक ए बी सी थी जो कि चेंज हुई है ए डैश बी डैश सी डैश में, यानी इस तरह इनमें चेंज हो गई है। तो दो चीज़ें बतानी है कि जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या था, यानी वो पॉइंट कौन सा था जो इनवेरिएंट था, यानी मूव नहीं हुआ, और उसकी वजह से यानी क्या हुआ कि ये जो फिगर है ए बी सी ये इसमें चेंज हो गई। और दूसरा क्या है कि स्केल फैक्टर क्या है। तो एक तो चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि स्केल फैक्टर है क्या। हम पहले जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट फाइंड करेंगे और उसके साथ साथ हम स्केल फैक्टर को भी जब डिस्कस करेंगे तो आपको बताऊंगा कि होता क्या है और उसको फाइंड कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपने बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने करना ये है कि जो एक लाइन लगानी है जो सी को सी से होती हुई जाएगी, सही है, सी को सी से आपने असल में लेके जाना है, ऐसी इस तरह लाइन लगानी है ना कि कुछ ऐसे, जैसे मेरे पास बिल्कुल सामने कैमरा लगा जी। अब मैंने तो ये एक डार्क लाइन लगाई ना, आप बेशक डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब सी को सी से ज्वाइन किया, आगे एक्सटेंड करना है इसी तरह। अब आपने ए को ए से भी ज्वाइन करना है, ठीक हो गया जी। पहला काम आपने सिंपल इतना करना है, ये तकरीबन इसी तरह ही है, ये देखें ये भी हो गया, यानी कि ए को ए से भी यूं वर्टेक्स को ज्वाइन करा के लाइन एक्सटेंड कर देंगे। अब आपने बी को बी से करना है, मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे लेके आऊँगा, वजह यह है कि बिल्कुल सामने कैमरा है जिस वजह से मुझे ना पॉइंट ड्रा करने में थोड़ी सी परेशानी होती है जी। अब ये देखें हमने क्या किया, इसमें सिंपल ये किया कि ए को ए से जब मैच किया, एक लाइन खींची, सी को सी से भी लाइन खींच दी और बी को से एक लाइन खींची, तो इस तरह यानी कि हमारे यानी वर्टेक्स को सिंपल ज्वाइन किया। तो अब देखें जिस जगह ये तीनों लाइंस ने जिस जगह एक दूसरे को कट किया, दैट इज द पॉइंट एट ऑफ, यानी कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट आपको कहलाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है यहीं से हम देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है तो पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है जो कि क्या है 5 है, और फिर आपने इधर देखना है y के सामने अगेन 5 है, तो हमारा जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है एक तो है 5। यहाँ तक तो आप आई होप के ये चीज़ समझ आ गई हो कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्केल फैक्टर, हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो स्केल फैक्टर किसी जगह से भी फाइंड किया जा सकता है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये देखें जी, हम कुछ ऐसे करके सामने रख लेते हैं, ऐसे। अभी देखें फ्रॉम ग्राफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज 5 5। पहला काम आपने ये कर देना कि भाई जो इनलार्जमेंट है ग्राफ है उससे हमने पता लगाया, हमें पता चला कि जो हमारा सेंटर ऑफ जो इनलार्जमेंट है वो क्या है, कॉमन पॉइंट दैट इज 5 and 5। फिर स्केल फैक्टर आपने कैसे निकालना है, स्केल फैक्टर होता है आपने निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट या ए डैश बी डैश के ए डैश से जो बी डैश तक का डिस्टेंस है वो कितना है, सही हो गया जी। और उसके साथ डिस्टेंस बिटवीन ए और बी के ए डैश बी डैश में कितना डिस्टेंस है
और ए से बी में कितना डिस्टेंस है। असल में स्केल फैक्टर आपका होता क्या है, स्केल फैक्टर ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपकी जो फिगर है जब वो इनलार्जमेंट से के प्रोसेस से गुजरी तो वो कितनी साइज में बड़ी हुई या छोटी हुई, यानी कि इस तरह होता है ना कि ये ए बी सी एक छोटी फिगर थी जो कि इनलार्जमेंट के बाद एक बड़ी फिगर में चेंज होगी, तो उसमें चेंज कितना आया, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ। तो उसका रेशियो ये निकाली जाती है कि जो लेंथ चेंज हुई है दैट इज ए बी ओरिजिनल है जो कि चेंज होकर ए डैश बी डैश में है, तो जो चेंज वाली लेंथ है वो आपने ऊपर लिखनी है जो कि कितने यूनिट है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, देख सकते हैं ना। यानी कि ये 1 यूनिट है ना, ये जो बड़ा बॉक्स है जो ये वाला लाइट यानी कि ज़रा ग्रीन डार्क ग्रीन लाइन है, तो ये 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 यूनिट है, तो देख सकते हैं कि हमने 3 लिख दिया। और ये कितना है, अब ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर असल में यहाँ तक तो हमारे पास 1 यूनिट है। तो ये जो ऊपर वाला बॉक्स है वो हाफ है, ये देख सकते हैं टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, जबकि यहाँ पे 1 2 एंड हाफ, 2 एंड हाफ, तो मतलब टोटल कितना हो गया 1 एंड हाफ, यानी इसकी लेंथ होगी, तो उसके लिख लीजिए 1 एंड हाफ। अब आपने इसको इधर मल्टी 2 1 2 2 प्लस 1 3/2 हो गया। अब जब 3/2 है तो अब हुआ क्या कि ये 3 इसी तरह होगा, ये जो 3/2 नीचे है जब ऊपर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो उलट जाएगा, यानी जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं इस वाले को 3 डिवाइडेड बाय 3/2, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे डिवीजन में भी लिख सकते हैं। फिर अगले वाले स्टेप में आपने 3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे ये काट के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो यूँ स्केल फैक्टर हमारे पास क्या आ गया 2। मतलब ये हुआ कि जितनी ये फिगर थी उसकी निस्बत ये डबल हो गई है। तो आपको सामने नजर आ रहा है कि जो ए बी है वो 1 एंड हाफ है, तो 1 एंड हाफ एंड 1 एंड हाफ कितना होता है 3 होता है, यानी 1.5 और 1.5 भी आप इसे लिख सकते हैं। तो 1.5 थी तो 1.5 1.5 2 हो गई, यानी इसकी लेंथ इसकी निस्बत डबल हो गई। तो ये इसका स्केल था, जो कि पहला जो क्वेश्चन था वो हो गया कंप्लीट। अभी हमने क्या करना है कि इसका पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो जो पार्ट बी है वो आपने क्या करना है कि जी ये ओरिजिन से एक लाइन लगानी है जो कि गुजर कर जाएगी यहाँ से, यानी कि असल में या यूँ समझिए कि सी को जब हम सी से मैच करते हैं ना, यानी कि या ओरिजिन से ना आपने इस सी तक लेके जानी है एक लाइन। सी को अपने सी से ऐसे ज्वाइन करना है ताकि ना ये तकरीबन इसी तरह कुछ बन रही है। ये आ गया, तो एक ये देखें ये वाला पॉइंट है ना ये। अब इसी पॉइंट पे आप देखें तो ये देखें आ रहा है ए और बी तो इसी तरह आ रहा है ना, यानी कि अगर मैं ए को ए से ज्वाइन करूंगा तो उसी हिसाब से मेरी लाइन बनेगी। इधर रख लेना इसी के ऊपर बेशक आप ना थोड़ी डॉटेड लाइन बना लें ऐसे, यानी कि ये इसके साथ साथ यानी कि ये आ जाएगी इसी के ऊपर आ जाएगा, यानी ए को ए डैश से मिला है, बी को बी डैश से मिला है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इसको आप इधर को लेके जाएं तो ये देख सकते हैं कि ये सारे इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं मिल रहे हैं। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है ना ये आपका पॉइंट आएगा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट आपके पास आएगा। और ये पॉइंट कौन सा होगा, यानी इस ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास जो x की वैल्यू है वो तो है 0 में यहाँ लिख देता हूँ, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 बॉक्सेस हैं, जबकि ये जो पॉइंट है ना 1 2 एंड हाफ पे बना है, इस तरह 1 एंड 2 2 ऊपर है एंड 2 एंड हाफ ऊपर और 2 एंड हाफ नीचे, तो इसका मतलब है कि ये 1 है। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 है क्योंकि बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर है, और जो y की वैल्यू है वो 1 है। तो हमारे पास सेंटर ऑफ जो इनलार्जमेंट है वो हमारा क्या होगा 0 और 1 होगा। तो आपने लिख देना है फ्रॉम द ग्राफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज 0 एंड 1। ये देख सकते हैं ये है, यहाँ में वैसे लिखा हुआ भी, अब जो सिंपल आपने ऐसे लिख लेना है फ्रॉम द ग्राफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज 0 एंड 1। और स्केल फैक्टर हमने क्या करना है सी डैश बी डैश और सी बी को हमने करना है सी डैश एंड बी डैश। देखो ना देखो सी डैश ये बी डैश ये, तो इसमें देखना है कि यहाँ पर इसकी टोटल कितनी लेंथ है। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, ये देखें यहाँ से ना कितने हैं तकरीबन 1 2
एंड हाफ, 2.5 बॉक्स ही हैं और इससे नीचे भी क्या है 1 2 2.5 बॉक्स अगर हम यहाँ निकाल दें तो हमारे पास तकरीबन यहाँ पे 4 ही बनता है। यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी बनती है 4। ठीक, कैसे? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकते हो ना, 2 इसके बीच में आएगा जी 3 और यहाँ आ जाएगा 1, तो 1 2 3 4 ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से ऊपर इसकी जो लेंथ बन रही है यहाँ से यहाँ यानी 1 और यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ देखो 2 होगा और यहाँ से यहाँ फिर 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 और 2 3 और 1 4। तो ऊपर हमारे पास यानी कि सी डैश बी डैश 4 हो जाएगा, जबकि सी बी की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से इधर तक 1 और इधर से इधर तक 1, टोटल यानी कि इस ये वाला क्या होगा 1 + 1 2। तो देखिए जी सी डैश बी डैश आपके पास देखें क्या है जी 4 है और सी भी आपके पास 2 है, तो 2 2 ज़र 4 होता है तो 2 आ गया, तो यूँ हमारे पास स्केल फैक्टर क्या आ गया 2 आ गया। तो ये इतना सा यानी कि हमारे पास इसका पार्ट था जो हमने बताना था। एक तो बता देना है जी फ्रॉम द ग्राफ और उसका जो पॉइंट है वो भी हमने बता देना है जो कि इनलार्जमेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर पार्ट सी इसका। तो पार्ट सी सिंपल सी बात है कि देखिए ना ए डैश बी डैश को अगर आप ए को ए डैश से और बी को बी डैश से मिलाएंगे तो क्योंकि ये तो लाइन बिल्कुल ऐसी है ना, तो ये तो ऐसी आ जाएगा यानी ऐसे ऐसे ये आ जाएगा ए से मिल जाएगा और बी, यानी ए को ए से मिला दो और बी को बी से। अब सी को सी से मिलाना है तो डेफिनेटली ये वाली लाइन होगी जो कि इस जानिब आएगी। सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे, यानी कि ए को मैंने ए डैश से और बी को बी डैश से मिलाया और इसी तरह हमने अब करना ये है कि इस तरफ हमारे पास सी को हमने सी डैश से जब मैच करना है तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो सारी मीट कर रही हैं। तो इसमें हमारे पास जो पॉइंट है देखना है कि वो कौन सा है। तो पहले हमारे पास जो क्या वैल्यू लिखी जाती है एक्स की, तो ये देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू देखो ना बिल्कुल 4 के ऊपर है, तो एक्स की वैल्यू आपने लिख देनी है 4। फिर बात रह जाती है जी दूसरी वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू हमारे पास देखें क्या है, ये 2 है और ये 4 है, उसके बीच में ये तकरीबन 2.5 पे है जो कि 3 है, तो यहाँ से 3, तो यानी 4 और 3 जो है हमारा इनलार्जमेंट आ जाएगा। तो उसके बाद आपने लिख देना फ्रॉम द ग्राफ्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज 4 and 3। फिर स्केल फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा ए देखो ए डैश बी डैश हमने बताना है कि कितना है, ए डैश और बी डैश देख सकते हैं कि ए डैश और बी डैश में कितना है। अब देखें कि यानी यहाँ से इस तरफ कितने हैं 1 यानी कि 2.5 बॉक्स हैं जो कि 2.5 बॉक्स 1 के इक्वल है। इसी तरह यहाँ से इस तरफ भी 2.5 बॉक्स हैं जो कि 1 के इक्वल है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो हमारे पास लेंथ बन रही है ना वो 2 बन रही है। ठीक है जी, इस जानिब क्या बन रही है 2, यानी हमारे पास जो ए डैश बी डैश है ना उसकी लेंथ क्या है 2 है। उसके नीचे हमने ए बी बताना है, ए जे है और बी जे है, तो उसका देखें टोटल यहाँ से कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 1.5 है तो ये 1 यूनिट हो जाएगा। इसी तरह फिर आपने क्या करना है कि जी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 2 यूनिट बनेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट और उसके बाद जो है हमने क्या करना है जी ए बी तक लेके जाना है ना, तो यहाँ तक भी यहाँ से यहाँ तक देखें 2 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट 4 और 1 यूनिट इधर से इधर, क्योंकि 1 यूनिट का ये मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कि 2.5 बॉक्स है, तो 2.5 बॉक्स क्या होते हैं 1 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि 0 से लेके ऊपर तक देखो 1 2 3 4 5 बॉक्सेज है ना, उसको उसने 2 कहा है तो इसका मतलब है 5 का हाफ कितना होता है, यानी 5 का 2.5 1 2 3, यानी 2.5 जो है वो 1 के इक्वल है। तो अब आप देख सकते हैं कि इससे इस तरफ हमारे पास यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2.5 बॉक्स है, इसका मतलब है 1 है, और यहाँ से जो पूरा बॉक्स है ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ जैसे पूरा बॉक्स 2 है तो इधर से लाजिम बात है यहाँ से यहाँ पूरा बॉक्स 2 होगा, तो ये 2 ये हो गए। फिर यहाँ से यहाँ पे भी देखो पूरा बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी देखो क्या हो गया 2, और फिर देखें यहाँ से यहाँ 2.5 बॉक्स है तो 1, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास ए बी जो है वो ए बी हमारे पास कितना हो गया 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 1 क्या आ जाएगा 6। तो इसका आपने देखो ना जो स्केल फैक्टर है वो क्या आ जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो कुछ ऐसे देखें, आपने बता देना है। पहले आपने लिख देना फ्रॉम ग्राफ
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज़ 4 और 3। जैसे हमने ये निकाला था कि 4 यानी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है, और स्केल फैक्टर का मतलब है a डैश b डैश में कितना डिस्टेंस है वो हम बता चुके हैं कि 2 है, और नीचे a b की कितनी डिस्टेंस है, दैट इज 6। तो इन दोनों को डिवाइड किया, 2 1 ज़र 2 3 ज़र, तो 1 बाय क्या आ जाएगा 3। तो स्केल फैक्टर क्या आ जाएगा 1 बाय 3 हमारे पास इसका आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो स्केल फैक्टर है ना वो नेगेटिव आ रहा है। स्केल फैक्टर नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि ये देखिए हमारे पास असल में ये ए बी सी था, ठीक है। ए बी सी जो था ना, ए बी सी चेंज हुआ है ए डैश बी डैश सी डैश में। तो देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी ट्रायंगल क्या होगी, यूं उलट हो गई है। ये देख सकते हैं कि यूं इसका बेस इधर को है ना और वर्टेक्स ऊपर की जानिब है ये वाला, तो ये वर्टेक्स क्या हो गया इधर नीचे को आ गया। तो यूं यानी कि पूरी की पूरी ट्रायंगल यूं फ्लिप होगी, अपोजिट होगी। तो इसलिए इसका साइन इसके साथ क्या आएगा, स्केल फैक्टर के साथ माइनस आएगा। तो इसलिए ये जो नेगेटिव साइन है ना वो किसको शो कर रहा है, स्केल फैक्टर, यानी कि उसकी जो यूं अपोजिट साइड में डायरेक्शन में फ्लिप हो गई है। तो इसी तरह अगर हमारे पास लास्ट डी जो है उसको हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन डी है, तो डी में आपने करना ये है कि इन वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करना है, ए को ए के साथ ले जाए, ऐसे ना, ऐसे इनके आपके पास ये एक ऐसे आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि बी को बी से कट कर दें, बी पता नहीं है किधर, इस ट्रायंगल का ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और इसका ये वाला पॉइंट है। थोड़ा सा एहतियात से आप करेंगे तो हो जाएगा। मुझे थोड़ा मसला हो रहा है क्योंकि मेरे बिल्कुल फ्रंट पे कैमरा है, थोड़ा सा मसला हो रहा है। ये आ गया, और देन सी को हमने सी से क्योंकि मैच करना है, ये देखो एक इधर डॉट लगा लेते हैं, एक इधर डॉट लगा लें, फिर ऐसे करके यूं यानी कि ये आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये वो पॉइंट है जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट आएगा। अब ये कितना है हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास 4 और ये 5 है, तो 1 2 2.5 जो है ये हमारा बनेगा दूसरा 5 बनेगा। और दूसरा जो है हमारे पास ये पॉइंट जो है ना, ये देखें ये 5 इधर है, उससे भी थोड़ा आगे है, यानी उससे भी थोड़ा आगे। ये देख सकते हैं कि 5 आपका ये है, और 5 से आगे इन दोनों का भी हाफ है तकरीबन। तो ये जो पॉइंट है ना, x की वैल्यू आपके पास तकरीबन आ रही है, ये वाला जो पॉइंट है 5.5 आ रही है, ठीक है जी। अब y की वैल्यू अगर देखा जाए तो y में एक y की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 2, और ये देखें ये इतना है ना, ये 3 है। तो y की वैल्यू हमारे पास देखो 3 है, और जो x की वैल्यू है वो 5.5 है। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, आपने लिख देना है फ्रॉम ग्राफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट 5.5 एंड 3 हो जाएगा। फिर सेंटर ऑफ जो स्केल फैक्टर a डैश b डैश और a भी है। अब देख सकते हैं कि इन दोनों की लेंथ 2 है और इनकी देखो 6 है। कैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ना, a डैश b डैश, देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो 1 जो बिग बॉक्स है उसको हमने क्या कहा हुआ है, 2 यूनिट कहा हुआ है ना। ये देख सकते हैं 0 से लेकर इधर तक एक बड़ा बॉक्स है जो कि 2 है। तो ये देख सकते हैं a डैश ये b डैश ये, तो 2 यूनिट यानी कि ये हो गए। और नीचे a b की अगर बात करें तो a यहाँ से शुरू हो रहा है और b यहाँ पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे बीच में पहले देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ हमारे पास देखो 2 यूनिट है, और फिर यहाँ से यहाँ देखो 2 यूनिट है। जबकि इस तरफ 2.5 बॉक्स स्मॉल बॉक्स हैं, तो ये 1 यूनिट की इक्वल है। और इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 2.5 स्मॉल बॉक्स है 1 की इक्वल। इन सारों को अब ऐड कर लो, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो ये देखें जो हमारे पास ए बी था, ए डैश बी डैश था, वो हमारे पास 2 था, और जो ए बी है वो हमारे पास कितना आ गया है 6। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि स्केल फैक्टर क्या होता है कि जो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, ठीक है, आप जो कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ये हमारे पास चेंज इन लेंथ क्या है, 2 है, और ओरिजिनल लेंथ क्या है 6 है। तो 2 1 ज़र और 2 3 ज़र, यानी कि 1/3 के हिसाब से इसका स्केल फैक्टर है चेंज हुआ है। तो यूँ हमारे पास ये हुआ कि जी जो इसका पार्ट डी था वो भी स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया। इसी के साथ ही क्वेश्चन 9 जो है वो हमारा इख्तिताम को पहुंचा।